नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अरस्तू के न्याय सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। अरस्तू के न्याय संबंधी विचारों को जानने के लिए उसके 3 प्रमुख ग्रंथ महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पहले ग्रंथ का नाम है एथिक्स, जिसमें विस्तार से उसके न्याय संबंधी विचार जाने जा सकते हैं। दूसरे ग्रंथ का नाम है रेटोरिक्स, जिसका हिंदी में अर्थ है वाक्पटुता या वाक्चातुर्य। और तीसरे ग्रंथ का नाम है पॉलिटिक्स, जिसमें उसके अधिकांश राजनीतिक विचारों का उल्लेख मिलता है। अरस्तु अपने न्याय संबंधी सिद्धांत को बताने से पूर्व वह न्याय को परिभाषित करता है। उसके अनुसार न्याय संपूर्ण सद्गुण या संपूर्ण अच्छाई का नाम है। न्याय निरपेक्ष रूप से जो अच्छाई है, उस अच्छाई को जब संपूर्णतया अभिव्यक्त करते हैं तो उस अभिव्यक्ति का नाम ही न्याय है। इसका अर्थ यह हुआ कि सभी सद्गुणों से भी अधिक जो श्रेष्ठ है वह न्याय का सद्गुण है, क्योंकि अन्य सद्गुण तो केवल स्वयं में ही उत्तम है, किंतु न्याय उन सद्गुणों की अभिव्यक्ति के कारण या उन सद्गुणों का आचरण में प्रयोग लेने के कारण उत्तम है। क्योंकि न्याय अभिव्यक्ति का नाम है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि सभी सद्गुणों में जो श्रेष्ठतम सद्गुण है वही न्याय है, और न्याय इसीलिए सामाजिक सद्गुण भी कहलाता है। न्याय की उपस्थिति में ही विभिन्न राज्यों में सर्वोत्तम नैतिक गुण की प्राप्ति संभव हो पाती है। अरस्तु ने यह बताया है कि जैसे विवेक का होना अपने आप में एक सद्गुण है, किंतु उस विवेक का अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार में प्रयोग करना न्याय है। इस प्रकार एक आदर्श राज्य में न्यायप्रिय शासक वे होते हैं जो अपने राज्य में इस न्याय की स्थापना करते हैं। इस प्रकार अरस्तु ने जो न्याय का अर्थ दिया है, न्याय का वो अर्थ बहुत कुछ नैतिकता के संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन जब न्याय को एक व्यक्तियों के समूह में या राज्य में जब व्यवहार में प्रयोग किया जाता है, तब वह अपने संपूर्ण रूप में या निरपेक्ष रूप में पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं हो पाता। वो जितने रूप में और जिस तरह से या आंशिक रूप में अभिव्यक्ति पाता है, उसी सीमा तक वो न्याय कहलाता है। और जब इस प्रकार का व्यावहारिक न्याय सामने आता है तो वह उस संपूर्ण सद्गुण का एक अंश मात्र होता है। इसीलिए एक नैतिक या संपूर्ण सामान्य न्याय में और इस आंशिक या विशिष्ट न्याय में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। अरस्तु अपने ग्रंथ एथिक्स में न्याय को 2 भागों में विभाजित करता है, इसे सामान्य और विशेष न्याय के परिभाषा के संदर्भ में। सामान्य न्याय की बात हमने की है कि सामान्य न्याय जो है वो संपूर्ण नैतिक अच्छाई का नाम है। इसमें लेश मात्र भी बुराई नहीं है। यह सभी सद्गुणों का सामूहिक रूप है, जिन्हें सामाजिक संदर्भों में व्यवहार में अभिव्यक्त किया जा सकता है। दूसरा अर्थ है न्याय का विशिष्ट अर्थ। विशिष्ट अर्थ में न्याय को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है वितरणात्मक न्याय और दूसरा भाग है संशोधनात्मक या सुधारात्मक न्याय। अरस्तु के न्याय को वस्तुतः वितरणात्मक न्याय के संदर्भ में ही अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है, क्योंकि वितरणात्मक न्याय का जो संबंध है वो सीधे सीधे अरस्तु के राज्य सिद्धांत से जुड़ता है। और अरस्तु का जो राज्य सिद्धांत है वह मुख्यतः इस विशेष उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें स्वतंत्र जन्म लेने वाला जो नागरिक है वो राज्य के विभिन्न पदों की वितरण व्यवस्था में भाग लेता है, राज्य के विभिन्न लाभों को प्राप्त करता है, विभिन्न पुरस्कारों को प्राप्त करता है। इस प्रकार राज्य में जो विभिन्न
पदों का जिन लोगों में वितरण होता है वह वितरण उनके जन्म की स्वतंत्रता के साथ समान रूप से हो, उनकी योग्यता के अनुरूप समान रूप में यह वितरण हो, तो उसे अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय कहा है। इसको यदि हम विस्तार से देखें, वितरणात्मक न्याय को जानने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि वास्तव में न्याय का उद्गम कहां से होता है। अरस्तु का यह मानना है कि न्याय का उद्गम सभी मनुष्यों में व्याप्त समानता की भावना से होता है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में समानता चाहता है, लेकिन अरस्तु विभिन्न नगर राज्यों के संदर्भ में समानता के भिन्न भिन्न प्रकारों की बात करता है। यदि एक जनतंत्रीय संविधान है तो उसमें समानता का एक भिन्न अर्थ होगा। यदि एक धनिक तंत्रीय संविधान है वहां समानता का एक अन्य अर्थ होगा, और यदि एक राजतंत्रीय संविधान है वहां भिन्न प्रकार की समानता को समझा जाएगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि एक जनतंत्र के अंतर्गत समानता का तात्पर्य है कि अधिकांश नागरिकों के मध्य विभिन्न पदों का, विभिन्न अधिकारों का, विभिन्न उपाधियों का या पुरस्कारों का वितरण किया जाए। किंतु धनिक तंत्र में समानता का अर्थ है कि धनिकों को अपनी संपत्ति के मुकाबले में अन्य निर्धन नागरिकों से ज्यादा पद और ज्यादा अधिकार मिले, उनके मध्य समान समझे जाने वाले धनिकों के मध्य पदों का समान वितरण किया जाए, शासन के लाभ का समान अंश धनिक लोगों के मध्य में वितरित होना चाहिए। अरस्तु इस वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत यह मानता है कि यह दो प्रकार से घटित होता है। एक तो संख्यात्मक समानता के आधार पर, और दूसरा योग्यता मूलक या आनुपातिक समानता के आधार पर। वस्तुतः संख्यात्मक समानता के आधार पर जिसे न्याय कहा जाता है, अरस्तु की दृष्टि में वह न्याय नहीं है वरन अन्याय है, क्योंकि प्रकृति में सर्वत्र असमानता पाई जाती है। सर्वत्र श्रेष्ठ व्यक्ति का निकृष्ट व्यक्ति पर शासन होता है, और इसी असमानता को अरस्तु न्यायप्रिय या न्यायपूर्ण स्थिति मानता है। जब श्रेष्ठ का निकृष्ट पर शासन होता है तब वही स्थिति उत्तम होती है, और इसीलिए दासता के सिद्धांत को भी वो उस न्याय के संदर्भ में आंकता है, क्योंकि उसमें स्वतंत्र और श्रेष्ठ समझे जाने वाले नागरिकों का निकृष्ट समझे जाने वाले दासों पर शासन होता है, इसलिए वह एक न्याय की स्थिति है। किंतु तब क्या होगा जब समान रूप से स्वतंत्र लोग जो पैदा हुए हैं उन लोगों में क्या न्याय का समान वितरण किया जाएगा? वहां पर अरस्तु फिर एक और असमानता की बात करता है, और वो असमानता है उनके कुल संबंधी श्रेष्ठता, या उनकी धन संबंधी श्रेष्ठता, या उनकी सद्गुण संबंधी श्रेष्ठता। जो नागरिक अन्य लोगों के मुकाबले में अधिक सद्गुणी है, या जिनके पास अन्य लोगों के मुकाबले में अधिक संपत्ति है, या जो अन्य लोगों के मुकाबले में अधिक श्रेष्ठ कुल में जिनका जन्म हुआ है, उन्हें प्राकृतिक रूप में ही, नैसर्गिक रूप में ही अन्य लोगों से अधिक मिलना चाहिए। यह जो प्राकृतिक असमानता है, इस प्राकृतिक असमानता के अनुरूप ही जब विभिन्न राज्यों में विभिन्न पदों का कुल संपत्ति और सद्गुण की योग्यता के अनुसार जब समान वितरण किया जाता है तब उसे न्याय कहा जाता है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि अरस्तु का जो वितरणात्मक न्याय है वो पूरी तरह से उस राजनीतिक स्थिति को कहते हैं जो यूनान के नगर राज्यों में प्रचलित थी, और इन पदों के वितरण के लिए जब वितरण व्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न हो जाता था तो अक्सर इन नगर राज्यों को क्रांतियों का सामना करना पड़ता था, और क्रांतियां इस बात की द्योतक थी कि वो नागरिक अन्यायपूर्ण स्थिति से बाहर निकल करके न्यायपूर्ण स्थिति में प्रवेश करना चाहते थे।
वितरणात्मक न्याय के अतिरिक्त जो दूसरा न्याय है अरस्तु के शब्दों में, वो है संशोधनात्मक या सुधारात्मक न्याय। संशोधन का अर्थ है कि नागरिकों के द्वारा जो आपसी व्यवहार में जो जिस प्रकार के विकारात्मक या आपसी अनैतिक या कानून के नजर में जो इस प्रकार के मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, उन मतभेदों को या व्यवहार संबंधी विकारों को या विकृतियों को दूर करके उनमें संशोधन करना या उनमें सुधार करना, यह इस सुधारात्मक न्याय का उद्देश्य है। अरस्तु यह बताता है कि यह दो प्रकार से होता है। एक तो पहले से नागरिकों के द्वारा जो स्वीकृत या इच्छित समझौते हैं, जो उनके आपस में करार हुए हैं और जो संधियां हुई हैं, उन करारों को यदि एक पक्ष तोड़ देता है तो उसके परिणाम स्वरूप जिस दूसरे पक्ष को हानि हुई है, तो राज्य का यह दायित्व है कि उस हानि की क्षतिपूर्ति राज्य न्यायालय के माध्यम से या कानून के माध्यम से करे। इस प्रकार यह दो पक्षों के या दो स्वतंत्र नागरिकों के मध्य हुए विभिन्न करारों से उत्पन्न अन्याय को दूर करने का एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि स्वाभाविक रूप में ही जब एक नागरिक को किसी दूसरे नागरिक के व्यवहार से हानि होती है, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर कोई प्रहार करता है या हिंसा करता है, तो उसके कारण उसको जो क्षति उत्पन्न हुई है, उसको जो शारीरिक या मानसिक हानि हुई है, उस हानि के बदले में जो क्षतिपूर्ति उसको की जाती है या जो दंड उस अपराधी को दिया जाता है, वह भी संशोधनात्मक न्याय का एक तरीका है। इस संशोधनात्मक न्याय को हम आधुनिक न्याय व्यवस्था के संदर्भ में भी समझ सकते हैं। अपने ग्रंथ रेटरिक्स में वो न्याय के एक अन्य पक्ष की चर्चा करता है। वह न्याय को वहां पर दो प्रकार से अभिव्यक्त करता है, विशिष्ट न्याय और वैश्विक न्याय। वैश्विक न्याय वह है जो संपूर्ण प्राकृतिक जगत में विद्यमान है। यह वस्तुतः वे अटल प्राकृतिक नियम हैं जो सभी राज्यों में सभी कालों में समान रूप से अभिव्यक्त रहते हैं। इस न्याय पर किसी भी व्यक्ति का या किसी भी समुदाय का कोई बस नहीं चलता है, और चाहे व्यक्ति या समुदाय उसे माने या न माने, किंतु यह न्याय बराबर अपना कार्य करता रहता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, यह जो जीने का जो न्याय है, ये प्रत्येक व्यक्ति के पास उसके जन्म से ही है। सरकार चाहे या न चाहते उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से समुदायों के संदर्भ में भी ऐसे न्याय की स्थिति उत्पन्न होती है कि जब युद्ध की स्थिति में अगर नागरिकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो युद्ध में सेना में भर्ती हो, तो यह एक प्रकार की उस राज्य को बचाने के लिए ऐसे एक सामान्य न्याय की यह स्थिति बनती है। वस्तुतः अरस्तु इस जो सामान्य वैश्विक न्याय है वह वैश्विक न्याय एक अलग प्रकार का न्याय है जो कि मनुष्य के कार्य क्षेत्र से बाहर है और जिसका संचालन प्रकृति स्वयं करती है। विशिष्ट न्याय वह है जो इन प्राकृतिक नियमों के अनुरूप विभिन्न राज्यों के द्वारा अपने राज्यों में लागू किया जाता है। इस वैश्विक न्याय को जिस अंश या जिस सीमा तक विभिन्न राज्य अपने कानूनों के माध्यम से लागू कर पाते हैं, यह विशिष्ट न्याय उस राज्य के संदर्भ में बनता है। न्याय का एक अन्य रूप अरस्तु बताता है, न्यायिता या इक्विटी। न्यायिता का यह सिद्धांत अरस्तु के न्याय सिद्धांत में बड़ा रोचक है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। अरस्तु के अनुसार इक्विटी या न्यायिता की स्थिति तब बनती है जब कोई कानून पूरी तरह से लागू हो चुका है, किंतु उसके उपरांत भी उसमें कुछ ऐसा तत्व है जो न्याय का प्रकट होना अभी बाकी है।
क्योंकि कोई भी कानून निर्माता ऐसा नहीं है जो अपने बुद्धि या विवेक के द्वारा संपूर्ण न्याय को अभिव्यक्ति प्रदान कर सके। कोई राज्य कितना ही आदर्श राज्य क्यों न हो, कोई राज्य कितना ही अपने न्याय को अधिकाधिक प्रकट न कर दे, किंतु उसके उपरांत भी न्याय का एक 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 अंश हमेशा ही अभिव्यक्ति के परे रहता है। न्याय का एक ऐसा अंश हमेशा ही ऐसा होता है जो जन सामान्य के लिए आवश्यक तो है, किंतु कानून के द्वारा उसको अभिव्यक्त पूरी तरह से नहीं किया गया है। न्याय का वह अंश जो कानून की सीमा में आने से रह जाता है और किंतु उसके बिना न्याय को पूर्ण नहीं समझा जाता है, वही स्थिति न्यायिता या इक्विटी की स्थिति होती है। और ये जो इक्विटी है ये हमेशा ही कानून से ऊपर और कानून से अधिक पवित्र और अधिक नैतिक स्थिति होती है। यदि इक्विटी और कानून इन दोनों में यदि संघर्ष हो तो इक्विटी को ही जो है वो प्रमुखता या वरीयता दी जानी चाहिए। इस प्रकार न्यायिता का ये जो सिद्धांत है अरस्तु के उस प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का ही एक अंश कहा जाना चाहिए, जो कानून के सिद्धांत में जब जो शेष रह जाता है लागू होने में, उस शेष को संपूर्ण करके न्याय की अभिव्यक्ति को संपूर्ण बनाता है। अरस्तु अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में विभिन्न राज्यों के संदर्भ में भी न्याय की विवेचना करता है और वो ये बताता है कि जनतंत्र में न्याय का अर्थ है समस्त स्वतंत्र नागरिकों के मध्य बिना किसी संपत्ति की योग्यता के, बिना किसी सद्गुण की योग्यता के या बिना किसी कुल संबंधी योग्यता के विभिन्न नागरिकों के मध्य पदों का समान वितरण। किंतु यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि अरस्तु यहाँ पर जन्म संबंधी स्वतंत्रता को अभी भी स्वीकार करता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक जनतंत्र में भी दास को सार्वजनिक पद और सार्वजनिक लाभ को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि दास का जन्म स्वतंत्र कुल में नहीं हुआ है। स्वतंत्र कुल में जन्म होना एक जनतंत्र में न्याय की एक विशेष योग्यता है, किंतु धनिक तंत्र में न्याय की कुछ अन्य योग्यताएं जुड़ जाती हैं और उनमें सबसे प्रमुख है संपत्ति संबंधी योग्यता। और जब कुलीन तंत्र होता है तो उसमें न्याय की एक और योग्यता जुड़ जाती है, वो है सद्गुण संबंधी योग्यता या कुल की श्रेष्ठता संबंधी योग्यता। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अरस्तु के अनुसार भिन्न भिन्न शासन प्रणालियों में न्याय के अलग अलग स्वरूप प्रकट होते हैं और वे स्वरूप ही यह तय करते हैं कि राज्य में विभिन्न लोगों के मध्य पदों का वितरण या उनके मध्य पुरस्कारों या उपाधियों का या पारिश्रमिक का वितरण कैसे किया जाएगा। इस प्रकार पॉलिटिक्स में उसका जो न्याय का स्वरूप है वस्तुतः वह एक राजनीतिक न्याय का स्वरूप है और यह जो है वो आनुपातिक वितरण की बात इसमें की गई है, अर्थात सभी नागरिकों को पूरी तरह से समान, अलग अलग आधारों पर ही समान समझा जा सकता है, सभी को संख्यात्मक दृष्टि से समान नहीं समझा जा सकता। इस प्रकार इन तीनों ही ग्रंथों में एथिक्स में, रेटरिक्स में और पॉलिटिक्स में अरस्तु के जो न्याय का विशद विवेचन प्रस्तुत किया गया है, यह बहुत विस्तृत विवेचन है। और यदि आधुनिक संदर्भों में बात की जाए तो जो संशोधनात्मक न्याय है वो कुछ हद तक आधुनिक न्याय प्रणाली से संबंधित है। वितरणात्मक न्याय जो है वह मुख्यतः न्याय नहीं होकर के आधुनिक संदर्भों में एक तरह से संविधान के द्वारा समस्त नागरिकों को राजनीति में भाग लेने का जो अधिकार दिया गया है, जिसे हम राजनीतिक अधिकार कहते हैं, वही राजनीतिक अधिकार है। न्याय व्यवस्था पर दृष्टिपात करने से ये ज्ञात होता है
कि अरस्तू का जो न्याय का सिद्धांत है वो सामयिक संदर्भों में ही उसको समझा जाना चाहिए। यदि इसका शाश्वत अर्थ देखा जाए तो शाश्वत संदर्भों में उसका जो वितरणात्मक व्यवस्था है न्याय की, यह बहुत लोकप्रिय हुई है। और अरस्तू का यह मानना कि न्याय संपूर्ण समानता की उपस्थिति नहीं है, वरन न्याय उस प्राकृतिक असमानता को स्वीकार करते हुए न्याय की स्थिति है और मानवकृत विषमताओं को इसमें स्थान नहीं मिलना चाहिए। अरस्तू के न्याय सिद्धांत की आलोचकों ने आलोचना की है और आलोचना का मुख्य आधार यही है कि अरस्तू का जो न्याय सिद्धांत है वो बहुत अस्पष्ट है। कहीं पर वो वैश्विक न्याय की बात करता है, कहीं पर वो न्यायिता की बात करता है, कहीं पर वो सामान्य सद्गुण की चर्चा करता है, कहीं पर वो केवल उपाधियों के वितरण की चर्चा करता है। इस प्रकार उसके न्याय के इतने अधिक अर्थ सामने आ गए हैं कि उसके न्याय को स्पष्ट रूप से समझना बहुत मुश्किल है। दूसरा यह है कि अरस्तू का न्याय सिद्धांत पूरी तरह से राज्य के संदर्भ में प्रकट होता है। व्यक्ति के संदर्भ में न्याय क्या है, अरस्तू यह बताने में रुचि नहीं लेता है। और इसके साथ ही उसकी एक और विशेषता यह है कि अरस्तू का न्याय केवल स्वतंत्र नागरिकों तक सीमित है। उसके न्याय में दासों का प्रवेश निषेध है। अर्थात जो यूनानी नागरिक हैं, केवल न्याय उन्हीं के लिए एक प्राप्य वस्तु है। उसमें अन्य बर्बर लोगों का या जिन लोगों ने दास के कुल में जन्म लिया है, ऐसे लोगों को न्याय से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार अरस्तू न्याय को बहुत संकुचित बना देता है और उसे यूनानी श्रेष्ठता के आवरण में केवल नागरिकों के लिए एक प्राप्य वस्तु बनाकर छोड़ देता है। धन्यवाद।